सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आज तमाम ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं, बिल्डर्स डेवलपर्स की अंजुमनों के रहनुमाओं और बहुत सारे ऐसे फलाही इदारों के सरबराहों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कि वो अपने जो फैसले हैं उस पर नज़रसानी करें। उनके फैसलों की वजह से कराची में आबाद इलाके टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। नस्ला टावर को तोड़ने का जो हुक्म दिया है उसके ऊपर भी नज़रसानी की बात की है। फेडरेशन के रहनुमा हों नासिर हयात मंगू साहब, कराची चैम्बर के सरबराह हों शारिक वोरा साहब, साइड एसोसिएशन के रहनुमा हों, कुरंगी एसोसिएशन के रहनुमा हों, सभी ने मुतालबा किया है कि चीज़ से पाकिस्तान ये जो फैसले आप कर रहे हैं कराची में इसके ऊपर नज़रसानी करें। ये मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन फैसलों से कराची के लोगों को नुकसान हो रहा है। पहले आपने रॉयल पार्क से मुताल्लिक फ़ैसला दिया, पूरा रॉयल पार्क तोड़ दिया गया। उसमें कई लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो अब तक वो पैसे उनको डिलीवर नहीं हुए। उसके बाद वाले फैसलों के अंदर भी यही हुआ। बहुत सारे नालों से मुताल्लिक फ़ैसले आ रहे हैं। सवाल ये भी उठा है कि जब नालों के ऊपर बात करते हैं कि तजावुज़ात हैं और तामीरात हैं, तो सवाल ये भी आता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री भी तो नाले पर कायम है, क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भी तोड़ा जाएगा? हबीब बैंक प्लाजा आईए चुनरी के रोड पे वो भी 30-40% जो है वो नाले पर कायम है, क्या उसको भी तोड़ा जाएगा? बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन दोहरा मियार आ रहा है और दोहरा मियार इस हवाले से आ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ 5 स्टार होटल सेरेना होटल के बीच में दो बड़े टावर्स जो कि होटल कहलाए जाते थे उनको ट्विन टावर करार देकर रेगुलराइज कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का घर भी रेगुलराइज कर दिया गया। कराची में जुर्माना आयद कर कर बिल्डर पर रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता या क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसका हल है? किस तरह ये बिजनेस कम्युनिटी, फलाही इदारे, अंजुमनें सारी की सारी ये क्या करें? हुकूमत की तरफ जाएं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ जाएं, वफाक की तरफ जाएं, क्या करें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन्हें कोई रिलीफ दें तौर पर उन लोगों को जिनकी जमा पूंजी चली गई है, उनको वो पैसा नहीं मिल रहा। और वो लोग जो कि ये गलत एनओसीज देते हैं उनके खिलाफ क्या होगा? वो सरकारी अफसरान जो पैसे लेके करते हैं, सभी को पता है बिल्डिंग कंट्रोल में कौन है, सभी को पता है एमडीए के अंदर, एलडीए के अंदर कौन लोग हैं, कौन ये सब कुछ करते हैं। चीफ साहब को तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो तो कनाडा वाले को भी जानते हैं, दुबई वाले को भी जानते हैं, लंदन वाले को भी जानते हैं, सभी को जानते हैं। और जो कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ कैसे होगा एक्शन? मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक सीनियर डेवलपर बिल्डर कंपनी के मालिक हैं इरफान वाहिद साहब मौजूद हैं। और इस पर आईनी पोजीशन क्या है, इस पे क्या होना चाहिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रास्ता है? नदीम शेख एडवोकेट साहब हैं, जस्टिस हेल्पलाइन के चेयरमैन है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं नदीम साहब आपसे पूछ लेता हूं, चीफ साहब एक इंतहा वाले फैसले कर चुके हैं, ज़ाहिर फैसले हो गए। नस्ला टावर से मुताल्लिक एक और अपील थी, वो भी मुस्तरद हो गई, अब उसको तोड़ना है। कोई रास्ता आपको नजर आता है, कोई रास्ता है जिसके ऊपर चीफ साहब के पास जाया जा सके? फैसल साहब, आपने जो तहमीद बांधी है, मैं समझता हूँ कि ये रास्ता ही दिया था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर्मर जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट, उसके बाद की जजमेंट्स, अभी जो पंजाब के अंदर लगभग 6000 सोसाइटीज़ रेगुलाइज की बात की जा रही है। हर सतह पर कानून में शिकें मौजूद हैं, कानून के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर इस बात को ज़ाती अनाद बना दी जाए, अगर ये कराची का बेटा जिसको हम गुलजार अहमद कहते हैं, ये शहर कराची का बेटा है, इसने 88 में 90s में वकला तहरीकों में और हाई कोर्ट बार के ये सेक्रेटरी रहे, क्या ये समझते हैं अगर ये हाई कोर्ट के जज रहे, क्या ये सिंध हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस जो इस वक्त 5 के करीब चीफ जस्टिस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, क्या उस वक्त जब ये कानून तोड़े जा रहे थे क्या ये उस वक्त जज साहिबान का कोई किरदार नहीं था? या तो ये रेगुलर बेस पे ये काम कर रहे होते और आज ये ऑर्डर करते तो हम मान लेते। एक दिन में एक ही सांस में पूरे शहर को तोड़ दो। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब, ये कानून आप जिस कानून के तहत कर रहे हैं, ये कानून जिस कानून को आप बात कर रहे हैं, ये उसी कानून के तहत जो है इसकी एनओसीज दी गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, डिप्टी कमिश्नर का लॉ हो, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी हो, ये क्या सारे इदारे
आप लोगों के कानून की नाक के नीचे नहीं थे? क्या उस वक्त के मेयर, क्या उस वक्त का जब मेयर था फ़हीम जमान साहब, जब उसने नहीं दिया था? क्या उसने उन्होंने एनओसी दिया था दी अलादीन का थी? सारा। तो बात ये कि उनमें उन गरीब लोगों का कोई कसूर नहीं है कि आप एक ही लेकिन ऑर्डर, अब तो फैसले हो गए अब ना, अब तो फैसले हो गए, तो अब तोड़ा जाए, अब क्या अब करें? मैं एतमाद- लार्जर बेंच बिल्कुल, बनाने की बात की जाए, क्या फैसल की? साहब इस वक्त जो अब आप सिचुएशन देख रहे हैं, और मैं वो सिचुएशन नहीं कहना चाह रहा, मैं तौहीन अदालत के मुर्तकब नहीं होना चाह रहा, लेकिन अब मैं मजबूर होकर कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात आपके चैनल से शेयर कर रहा हूँ कि लोगों ने, कराची की आवाम जो कराची का दिल है, कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट, कराची के बिजनेसमैन, सब ने आपके अहकामात को रद्द कर दिया है, आपके अहकामात को नहीं मान रहे। इससे कबल कि बगावत वाली सिचुएशन हो, इससे कबल अवाम सड़कों पर हो। चीफ जस्टिस गुलजार साहब, मैं आपसे आपके हाथ बांधता हूँ कि आप इस फैसलों के ऊपर, ठीक है आपने फैसले किए, लेकिन अवाम को मौका मिलना चाहिए, इंसाफ की रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए लार्जर बेंच, बिल्कुल 9 रुकनी लार्जर बेंच बचना चाहिए। और कराची के मामले पर आप कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बने, और एक और कराची का नहीं, ये आईनी पिक्चर है, क्योंकि नस्ला टावर के ऊपर तो एक दफा आपने बिल्कुल कोई आपने रास्ते बंद कर दिए, अब रास्ता बंद नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकती, आईनी पोजीशन है आईनी ये। पोजीशन इसमें देखें, मतलब अदालत की इज्जत, एहतराम, चीज़ जैसे पाकिस्तान का एहतराम, सारी इज्जत, तमाम चीज़ों के बाद कराची के बिजनेस कम्युनिटी, कराची के बिल्डर्स, कराची के डेवलपर्स, कराची के लोग, फलाही इदारे, अब सबके पास एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहें कि आप लार्जर बेंच बनाएं। और इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है। हमारे कराची के एक और बेटे हैं, सीनियर तरीन जस्टिस मुशीर आलम साहब, इस तरह के संजीदा लोग जो हमारे हाई सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जजेस हैं। इसमें कोई बेअदबी वाली बात तो नहीं, अदालत की तौहीन वाली बात तो नहीं है ना? तो हमेशा आइन के तहत आइन के तहत नजरसानी की अपीलें फाइल की जाती है, और ऐसे बड़े नजरसानी की अपील नस्ला टावर पे दी थी, रद्द कर दी। ये मामला कराची शहर का नहीं है, मुल्क का है। मुल्क की तामीर का 70% रेवेन्यू का मसला है। आज अगर बिल्डर्स के अतमाद खत्म कर देंगे, आज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता बंद कर देंगे, कौन इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? जब आप ऐसे अहकामात करेंगे, एक वक्त में जब आपने 10 रुपए का सरकारी टिकट ले लिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी, उसमें गरीब आदमी है क्या कसूर है? मैं तो अभी कानूनी और आइन की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नदीम साहब आपकी तरफ आता हूं। ये भी प्रेस की फयाज इलियास साहब ने, जो चेयरमैन हैं आबाद के, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के तमाम ही मकातिब फ़िक्र के जो मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान हैं वो सब मौजूद थे। फयाज इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया ऑन कॉल लेने के लिए। जी, ये बताइए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें इतने सारे लोगों को जमा करने का आबाद का मकसद क्या है? इतने सारे, आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी बड़ी तादाद के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं मौजूद ना हो, फलाही इदारों के रहनुमा मौजूद ना हो, वजह क्या है कि आपने सब लोगों को जमा किया? देखिए फैसल साहब, ये एक आबाद का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है, और उस पूरे तमाम इस शहर में जो रहने वाले शहरी हैं उनका मसला है। और ये सिर्फ एक बिल्डर से या एक टावर से जो है ये रिलेटेड मैटर नहीं है। ये यहाँ पे जो हम पिछले जो कई दिहाइयों से जो यहाँ पे लोग आबाद हैं, यहाँ के शहरी हैं, और इसके अलावा वो इलाके जो कच्ची आबादी को जिसको आप कहते हैं जो लीज है, वो कच्ची आबादियां नहीं है, वो लीज जो है वो रिहायशी है, जहाँ पिछले 40-50 लाख से जो लोग रह रहे हैं, जिसपे गुजर नाले के ऊपर जो फैसला दे दिया गया कि इनको यहाँ से डिमोलिश कर दिया जाए। तो आपके तवज्जुह से हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो है डिमोलिशन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। ये एक कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम देखते हैं कि जहां पे आप देखते हो कि कराची तोड़ दो, उनको गिरा दो, ढा दो। ये मामला तो देखिए उस ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक सोच है जिसके तहत आप चाह रहे हैं कि पूरे कराची को जो है मलिया मेड कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे अगर उन एरिया में एरियाज में जहाँ पे सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन के मतलब उस जो जिसमें किसी बिल्डर का कोई ताल्लुक नहीं होता, हम खुद उसके खिलाफ हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आबाद भी है और तमाम कराची के शहरी भी हैं, लेकिन वो इलिजिटिमेट और लीगल कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट जो शहर में हो रही है, आप उनको हर आने वाले दिनों में कहते हैं कि इनको गिरा दिया जाए। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी, फयाज साहब आपने गुफ्तगू सुनी थी, नदीम शेख एडवोकेट साहब ने इस मसले का हल निकाला है, आप सुन रहे थे उनकी गुफ्तगू या मैं दोहराऊं? जी मैंने कुछ हद तक सुनी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका वाहिद हल इस वक्त ये है, जो तजवीज़ दी है नदीम शेख एडवोकेट ने, हेल्पलाइन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ये कहते हैं कि कराची के बेटे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका बहुत एहतराम है, लेकिन अब चूंकि कराची की बिजनेस कम्युनिटी, फलाही इदारे बहुत सारे उनके हक में नहीं है, और लार्जर बेंच बनाने की बात की है नदीम शेख एडवोकेट ने, आप इसके हक में हैं?
जी बिल्कुल, मैं मुकम्मल इस बात की, इनकी इस वर्डिक्ट की तायीद करूंगा। देखिए, आज अगर आबाद का एक इंस्टांस है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो हमें मुतअद्दिद लोगों ने जो है राब्ता किया, तमाम जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उन्होंने हमसे राब्ता किया कि ये कराची शहर का मसला है, हम भी आना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम भी अपनी बात को आगे आगे आला ऐवानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो। कराची में आज जो केसेस चलाए जा रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक फरीक के ऊपर जब केस है तो आपको ये जरूरी है कि उसको बोलने का मौका दिया जाए, उसको मुकम्मल तौर पे सुना जाए और जो लीगलिटीज हैं उसको देखा जाए। जिस तरह से भी नदीम साहब ने कहा, बिल्कुल इस किस्म का लार्जर बेंच फॉर्म होना चाहिए और उसमें जो है मुकम्मल तौर पे जो है सुनवाई हो और उसके तहत फैसले किए जाएं। चीफ जस्टिस साहब खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं, वो कराची की जो मसाइल है उनसे बहुत अच्छे से आगाह हैं, और लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के जो फैसले इस वक्त दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल जो है समझते हैं नागुज़ीर है उन लोगों के लिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ आबाद है। फयाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इरफान भाई साहब, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान कर रही है कि एमनेस्टी स्कीम है, तामीराती शोबे के लिए स्पेशल पैकेज है, ज़्यादा बिजनेस करें, ज़्यादा बिल्डिंगें बनाएं, लोगों को सस्ते घर दें। एक तरफ ये मामला है। दूसरी तरफ मामला ये है कि इस शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में एनओसीज हर तरह की लेने के बावजूद भी बिल्डर परेशान है कि अब मैंने एनओसीज कहां से लेनी है। किसी वक्त भी आके कोई इदारा आके मेरी बिल्डिंग तोड़ देगा या ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट से। ये जो एतमाद का फुकदान हुआ है, इसका क्या असर पड़ रहा है बिल्डर डेवलपर कम्युनिटी के ऊपर? जी फैसल भाई, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहले ये बात करना चाहूँगा कि जो ये एमनेस्टी स्कीम जो कोविड की वजह से लोगों ने इसमें भरपूर शिरकत नहीं की है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी नज़रसानी की जाए और इसकी पहले तो टेन्योर को बढ़ाया जाए ताकि लोग जो हैं मैक्सिमम इसमें यूटिलाइजेशन जो बिल्डर्स कोविड की वजह से। साहब ने कहा ना कि भाई इसको हम देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहे हैं, इसको चलाएंगे आगे तक चलाएंगे। कम से कम सर वो टेन्योर मुतासिर होने की चांसेस हैं इसके अंदर? नहीं सर, मुतासिर तो देखें ना, ये एक अच्छी चीज़ थी जो 72 इयर्स में कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट किया गया और जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कहा गया कि 5% वो इक्विटी अपनी इंजेक्ट करें। तो एक बड़ा इकनॉमिकल ज़बरदस्त इक़दाम था, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि लोग भरपूर हिस्सा नहीं ले पाए ड्यू टू कोविड, तो उसमें कम से कम जो हुकूमत का टेन्योर है उस तक तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए। अच्छा नदीम भाई, एक तरफ हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से आम आदमी मुतासिर है, बिल्डर भी मुतासिर है, सनतकार बड़ी तादाद के अंदर मुतासिर है। कल मेरे पास साइड एसोसिएशन के नायब सदर और सीनियर नायब सदर आए और उन्होंने कहा कि 1960 की एक हमारी फैक्ट्री को सिंध गवर्नमेंट के अहलकार आ गए तोड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है नाले के बराबर में। उनकी प्ली ये थी, आज मैंने पूरा दिन कोशिश की उनसे रब्ता कर लूँ, संडे उनसे रब्ता नहीं हो पाया, मेरी टीम अभी कोशिश कर रही है उनसे रब्ता हो जाए, कि कच्ची आबादी नहीं थी, ये 1960 में इस जगह के ऊपर एक सनत कायम थी, बाद में कच्ची आबादी आ गई, नाले का रुख जो है वो तब्दील हो गया और वो कच्ची आबादी जो पहले नहीं थी वहाँ से मूव करता हुआ नाला जो है वो उस फैक्ट्री के बराबर से गुजर रहा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन अब वो सिंध हुकूमत कहती है इसको तोड़ो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। तो वो सनतें जो कि 1950-1960 के अंदर कायम हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती एरिया है साइड कराची, जो तकरीबन पाकिस्तान को सिर्फ ये साइड एरिया 30% रेवेन्यू देता है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ टूट रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैं दोबारा उसी तरफ आऊँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। अगर ये 6-8 महीने जो उनके पास, जो उनके कैरियर के बड़े इंपॉर्टेंट टाइम है, अगर ये सीनियर सिविल जज से लेके डिस्ट्रिक्ट जज से लेके हाई कोर्ट, अगर ये अदलिया का निज़ाम को बेहतर कर देते और अपने ही इदारे को मुस्तहकम करते, तो जो अभी आपने फरमाया 1960 वाली बात, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती। बात ये कि निचली सतह पर आपने कानून के ऊपर पासदारी नहीं की। कोई भी चीफ जस्टिस जितने भी आए, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार का बदअमनी केस हो, चाहे साकिब निसार साहब की जजमेंट हो, चाहे जिलानी साहब की जजमेंट हो, लेकिन किसी ने उसका हल नहीं निकाला। ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद चले गए। आप जो फरमा रहे हैं उसका एक ही हल था कि आपकी निचली सतह पर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आपकी निचली अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, आपके निचली सतह पर वकला के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, वकला बरादरी को आपने इम्प्रूव करना था। आपकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब से हमें जो उम्मीदें थी, आपका जो इदारा था, आपने अपने इदारे को डेवलप करना था। ये इदारों का काम इदारे खुद डेवलप करते हैं, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके इदारे को आगे डेवलप करूँ। तो मेरा सिर्फ वही बात थी
कि आज जो हम रो रहे हैं, आज जो हम शहर का नोहा पढ़ रहे हैं, उस नोहा के जिम्मेदार हम सब हैं। लेकिन उसका हल ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब ये नहीं था कि आप बस्तियां तोड़ना शुरू कर दें, आप लोगों के गरीब इलाके तोड़ना शुरू कर दें। उसका हल ये था कि निचली सतह पर, लेकिन रेगुलराइज नहीं है ना वो सर, सेटलमेंट कमीशन बने गए हैं, रेगुलराइज नहीं है उस जिसकी वजह से उन्होंने किया है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजाई की जा सकती है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद सरबराह हैं मौलाना बशीर फारूकी साहब, उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है। वो क्या की है, इस ब्रेक के बाद मैं आपको सुनवाऊंगा। वेलकम बैक। कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ जो तजारती हलके हैं, सनतकार हैं, बिल्डर्स हैं, वो सब एहतजाज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फ़ैसले पर और इल्तिजा कर रहे हैं कि वो नज़रसानी करें उन फैसलों के ऊपर। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौलाना बशीर फारूकी साहब भी मौजूद हैं, सैलानी के सरबराह हैं। उन्होंने इल्तिजा की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। क्या उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाता हूँ। अब ये जो दीनी हवाले हैं अल्लामा बशीर फारूकी साहब के, किस तरह से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से कराची को बचाया जाए, यहाँ की मईशत को बचाया जाए। इरफान भाई साहब, आप जो मंजरनामा देख रहे हैं उस मंजरनामे में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आसाइशें हम कह लें कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पे तामीराती शोबे के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने दी हुई हैं, वो कितनी मुतासिर हो सकती हैं। ख़ास तौर पे वो जो लोन वाला मामला है वो कितना मुतासिर हो सकता है, जो एमनेस्टी पॉलिसी है वो कितनी मुतासिर हो सकती है। फैसल भाई देखें, ये बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम था जो जैसे इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म दिया गया कंस्ट्रक्शन को, तो उसमें जैसे 5% एक्विटी इंजेक्ट करने का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा गया, तो उसमें मेरी ये गुजारिश है आपके प्लेटफॉर्म से, मैं ये कहूँ कि जो ये आम बंदा है, जिसके लिए एक आम आदमी जिसका घर लेना एक ख्वाब है या उसका अपार्टमेंट लेना एक ख्वाब है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान हैं वो इसमें थोड़ी सी लेवरेज पैदा करें ताकि एक आम आदमी उस क्राइटेरिया को मीट करे जो उन लोगों ने सेट किया है, ताकि वो लोग मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन हो सके। नहीं तो सर ये चीज़ें जो कही गई हैं, एक ख्वाब दिखाया गया है और ये इससे एक गेम चेंजर साबित होगा। ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो ये सहूलियात दिया गई हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी अगर इसमें थोड़ी सी नरमी इख्तियार नहीं की गई या लेवरेज ना किया गया। मीर बैग साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुन रहे होंगे कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो कायदीन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो फलाही इदारे हैं उनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजा की है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। मेरे साथ यहाँ पे एक सीनियर वकील साहब भी बैठे हैं, जस्टिस हेल्पलाइन के सरबराह नदीम शेख साहब। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब के फैसले पर अब लार्जर बेंच बनाई जाए और लार्जर बेंच में ये फैसले चलें, ये केस चलें और लोगों की जो इमारतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, उनके फैसले से उसको दोबारा सुना जाए। आप क्या देख रहे हैं कराची में जो ये सब कुछ हो रहा है, ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ मंजरनामा ये है कि अंदर जो अमीरों की बिल्डिंग है उसको रेगुलाइज कर दिया जाता है, उसमें इमरान खान साहब का फ्लैट भी है, उसमें कई जजों का भी फ्लैट है, उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स का फ्लैट है। उन ट्विन टावर को रेगुलाइज कर दिया जाता है या गरीबों के फ्लैट्स को तोड़ दिया जाता है। मीर साहब, फैसल, मैं इससे पहले एक ये सवाल करूंगा कि जिन्होंने खरीद लिया उनकी बिल्डिंग गिरा दी, जिन्होंने इजाजत दिया उनको क्यों नहीं पकड़ा? पहले नहीं पकड़ रहे ना, उनको भी पकड़ के उनको नौकरियों से निकालना चाहिए। ये भी फैसले में नहीं आता। नहीं, नौकरियों से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाकिस्तान की एक रीत बन गई है कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन करे उसे नौकरी से निकाल देते हैं, वो जाके कनाडा में सिटीजनशिप लेके बैठ जाता है। देखिए, इंसाफ जब तक नहीं हो सकता, मेरी नजर में जिन्होंने खरीदा है उन्होंने तो नहीं बनाया ना। अगर पहले तो ये तहकीक की जाए कि जिन्होंने खरीदा है
जी जी, जिन्होंने खरीदा उनकी गलती तो नहीं है, उनको तो बिल्डर बता रहा है मेरे पास 26 इदारों की एनओसी है। वो बताते रह गए रॉयल पार्क वाले खालिद मसूद के मेरे पास 26 इदारों की एनओसी है, लेकिन तोड़ दिया गया। और ऐसे तोड़ा कि बस ना कमिश्नर बाज आ रहे थे ना एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे थे, तोड़ तोड़ के और 1 रुपया उन जो जिनके फ्लैट्स थे उनको वापस नहीं मिला। वो बिल्डर का भी बहुत बुरा हाल हो गया। कमिश्नर ये जल्दी इम्प्लीमेंटेशन इस चीज की इसलिए कराते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनके ऊपर से बात चली जाए और इनके पीछे जो पूरी चेन है, SBCA है, दूसरे लोग हैं जो एक मंजिल फ्लैट के 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं इलीगल बनवाने के लिए, वो तो बिल्डर को पकड़ा जाए। या अगर बिल्डर के पास सारी एनओसीज हैं तो किसने दी थी वो इलीगल एनओसीज, SBCA या SPDA जो भी है, उनको पकड़ा जाए। ये आखिर वो असल में मीर साहब जो फैसला आता है ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये पकड़ा जाए वाला चीज नहीं है। उसमें जो रिमार्क्स होते हैं, जो चीफ साहब के रिमार्क्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन वो फैसले में नहीं आता। शेख साहब, फैसले में क्यों नहीं आता रिमार्क्स की जब इतनी जबरदस्त बात होती है? के साथ जो टीवी में हम देख रहे होते हैं, जो रिमार्क्स चल रहे होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, उससे उन लोग अदालत का हिस्सा समझते हैं। बात यह है कि अदालतों में पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। जज साहिबान तो एक ज़माने में ये होता था टीवी भी नहीं देखते थे। बात यह कि ये कौन से फैसले हैं, ये कौन सी बात है कि आप एक साइड सुन नहीं रहे, एक साइड को तोड़ रहे हैं। आपने ठीक फैसले किए, आपने किडनी हेल्थ का फैसला ठीक किया, हमने उस पर एतराज़ नहीं किया। अब आप गरीब बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। अब चीफ साहब के बहुत सारे रिमार्क्स ऐसे हैं कि सिंध में कोई हुकूमत नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो मेंबर है वो सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जे करवा रहा है। उन्होंने कहा कि KDA KMCA करप्ट तरीन इदारे हैं। उन्होंने कहा 60-80% KMC के अंदर लोग पॉलिटिकल है, काम नहीं करते, तनख्वाह लेते। अब ये सब कुछ कह दिया कि चल गया, लेकिन ये फैसले में नहीं है। फैसले में कुछ भी नहीं होगा ना। तो वो जो करप्ट लोग थे उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, वो आजाद फिर रहे हैं। वो तो बिल्कुल सही फरमाया। नहीं, लोग क्या करें, रिमार्क्स को कहां ले जाएं? खान साहब ने, माहिर माशियात भी, उन्होंने सही फरमाया कि ये तो 50 करोड़ 1 अरब की करप्शन करके वीज़े लेके पाकिस्तान छोड़ देते हैं। बात यह है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब, ये जो ओहदे होते हैं ये आर्जी होते हैं। आप ऐसा कोई काम कर जाए, ऐसा कोई नाम कर जाए कि कराची की आवाम, क्या पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आपके फैसले जो है नज़र आते हैं। फैसले ऐसे नहीं होते कि आपने कह दिया तोड़ दो, आपके बाद आवाम रोड पे खड़ी हो। आप ये देखें, खरबों रुपए की इस वक्त लोग परेशान हैं, मईशत ख़त्म हो जाएगी, मजदूर तबका परेशान हो जाएगा। आपको नहीं अंदाज़ा है कि 1 साल से कोविड में कौम किस हालात से गुजर रही है। चीफ जस्टिस गुलजार साहब, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुअद्दबाना तौर पे, आपका बड़ा एहतराम है, आपकी बड़ी इज्जत है, आपने अच्छे फैसले किए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फैसले वन साइडेड करें। फयाज साहब, ये नस्ला टावर वाले मामले पे अब आबाद क्या करेगी? क्या है, आप ये तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उस बिल्डर के साथ खड़े होंगे? नस्ला टावर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या होगा? क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है खाली करो और तोड़ दो? देखिए, इस सिलसिले में हमने तो ये एक चीज बात कही है कि अगर आप दूसरे सूबों में देखें, पंजाब में, KP में इस वक्त जो है कानूनी लिहाज से एक लेजिस्लेशन की गई है और जिसके तहत 6000 जो वो इलीगल सोसाइटीज, मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ, सोसाइटीज जिनको रेगुलराइज किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें नस्ला टावर की, जो यहाँ पे बिल्डिंग की जो बुनियाद रखी गई, ये आज से नहीं है। ये जमीन जो है सोसाइटी के तहत जो है ये दी गई है, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसने 1953 में ये जमीन अलॉट की थी और उसके बाद शारा फैसल की रीअलाइनमेंट होने के बाद जो है ये मजीद उसी वक्त में जो है 1953 में एडिशनल लैंड जो है उस वक्त के ओनर्स को दी गई थी। अब ये इसके बाद ये जो प्लॉट जो लैंड परचेज की गई 2010 में ली गई और उसके बाद तमाम जो ये बातें तो हो गई ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने सब सुन ली। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सब ये सुन ली, उन्होंने बोला भाई तोड़ दो, फिर आप गए दोबारा अपील में, उन्होंने कहा तोड़ दो। तो अब आबाद क्या करेगा? तोड़ने के लिए हेल्प करेगा? आबाद का क्लियर इंस्टांस इसके ऊपर है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। हम इसके अगेंस्ट में हम इनके फैसले को बिल्कुल हम मानते हैं, मतलब इसके फैसले की हम जो है हम कहते हैं कि उसको सुनने की जरूरत है। हम उनका आला अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि इस किस्म के फैसले ना किए जाएं। इस इंडस्ट्री को तबाह करते हैं ऐसे फैसले और लोगों में खौफ और हिरास फैलता है। आज आबाद मुकम्मल तौर पे यहाँ के जो बिल्डर हैं या इस नस्ला टावर के रिहायशी हैं, खास तौर पे उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। यानी कि सिंध हुकूमत जब तोड़ने के लिए आएगी तो आबाद वाले सामने खड़े होंगे। जाहिर है सिंध हुकूमत एक लिमिट तक रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कब तक सिंध हुकूमत
रुक सकती है, आबाद सामने खड़ी होगी। ये एक अजीब किस्म का माहौल है। आरिफ जीवा साहब आबाद के साबिक चेयरमैन हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में भी हैं, वो FPCCI के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें करीब से देख रहे हैं, इमरान खान साहब की मदद होते हैं, बहुत सारे और इदारों के साथ भी वो राब्ते में होते हैं। आरिफ जीवा साहब, ये एक बहरान खड़ा हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर। उनका एहतराम सब कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत सब कर रहे हैं, वो कराची के शहरी हैं, कराची समझता है, कराची के लोग समझते हैं कि यहाँ आसानियाँ पैदा होंगी, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हो गए हैं जिसको नहीं मान रहे। अभी आपने सुना फयाज इलियास साहब कह रहे हैं कि हम इन फैसले को नहीं मान रहे, नदीम शेख एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि लार्जर बेंच बनाएं और इन फैसलों के ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो है वो जो क्लाइंट है उसकी बात सुन के अगर फैसले आए ना, फिर तो मानने वाले फैसले हैं। लेकिन अगर जब आपने सुना ही नहीं है उसको, जिसका जो स्टेक होल्डर है, अगर आप उसको सुनेंगे ही नहीं, मैं अगर जज हूं और मैं दो लोगों की बात ना सुनूं, एक की बात सुन के मैं फैसला दूं। आपको पता है कि इसमें जो है नाला डिक्लेयर कर दिया गया था तीन माह कबल, और 3 माह कबल जब नाला डिक्लेयर किया गया तो वकील को नहीं सुना गया, वकील की बात नहीं सुनी गई। फिर जो है वो SBCA ने और कमिश्नर ने जाके बताया ऑनरेबल कोर्ट को कि जी ये नाला जो है यहाँ से तो 300 फीट दूर है, नाला तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है वो एक्सेस लैंड की बात आई। मैं नदीम शेख जो अभी बात कर रहे थे जी, मैं उसको जो है वो बिल्कुल सेकंड करूंगा कि एक लार्जर बेंच बनना चाहिए। और दूसरा जो अडॉप्ट किया है लाहौर में, इस्लामाबाद में जो रेगुलेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, वो सिंध गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उस पॉलिसी को लेकर आए रेगुलेशन की। ये लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, 18वीं तरमीम में सर यहाँ पे जो PTI की गवर्नमेंट करती है वो सिंध हुकूमत नहीं करती जी, ये आपको पता है ना। 18 आप सबसे ज्यादा पिछले वाले तो आबाद वाले कि वो जो सारे आप वहां पे जो है वो फायदे ले रहे हैं पंजाब के अंदर और KP के अंदर, सिंध गवर्नमेंट आपको लिफ्ट नहीं कराती है। सर 18 अमेंडमेंट, तो फिर 18 अमेंडमेंट में जुडिशरी भी ले लेना ताकि मसला ही हल हो जाए एक दफा। क्योंकि जो चीजें वहां हो रही है वो यहाँ नहीं हो रही, जो यहाँ हो रही है वो वहां नहीं हो रही। तो 18 अमेंडमेंट जब आप लागू कर रहे हैं, मेरा कहना यह कि सरकारी जमीन पे किसी ने भी 1 इंच कब्जा किया है या बिल्डिंग बनाई या घर बनाया, उसको आप 100% तोड़े। लेकिन जो जमीन परचेज कर रहा है, उसकी NOCs ले रहा है, उसको आप पेनल्टी कर सकते हैं। उसने बिल्डिंग की एक्सेस लैंड जो है वो 3 इदारों 4 इदारों से होके सब ये बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जमीन पे नहीं बना हुआ। वो सरकारी जमीन पे तो कई चीजें बनी हुई है जिसपे अभी तक जो है वो नजर नहीं गई है। तो सरकारी जमीनों पे जो पड़ी है उस पे आबाद कभी रेजिस्ट नहीं करेगी, चाहे वो आबाद का मेंबर हो, चाहे वो आबाद से उसका चेयरमैन हो, उसका चाहे मैं हूं। अगर सरकारी जमीन पे कोई बिल्डिंग बनी है तो उसको जो है फिलफौर तोड़ा जाए, उसके लिए हम साथ खड़े होंगे। लेकिन एक जो है वो देखिए, आज मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं एक बिल्डिंग आज प्लॉट खरीद के करता हूं, कोई भी बिल्डर करता है, अगर वो बिल्डिंग शुरू करता है तो वो 17-22 जगहों से NOC ला के जब क्लाइंट आता है तो आज अवेयरनेस है क्लाइंट को, वो सारी NOC हमसे देखता है। मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं आरिफ जीवा साहब। आप आबाद उस वक्त एक्टिव क्यों नहीं हुआ जब रॉयल पार्क को तोड़ा जा रहा था? जैसे नस्ला टावर के सामने भी आके खड़े हो गए हैं फयाज इलियास साहब, बहुत अच्छी बात है। उस वक्त क्यों नहीं आके खड़े हुए? वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वहां तो लोगों का पैसा चला गया, बेवाओं के पैसे चले गए और कोई फैसला नहीं होके दिया। ना नासिर लूथा को पकड़ रहे हैं, वो बेचारा खालिद मसूद, उसका बहुत बुरा हाल है। आबाद उस वक्त क्यों नहीं आके खड़ा हुआ? सर बिल्कुल खड़ा था फैसल भाई, आबाद खड़ा था। आबाद बल्कि आपके सामने टूट रहा था ना। अभी जो फयाज इलियास साहब ने कहा कि हम तोड़ने नहीं देंगे, उस वक्त साथ खड़े हुए थे और वो टूट रहा था। फैसल भाई, दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, देखें, आबाद खड़ा था, उनके क्लाइंट के साथ भी खड़ा था। आपको पता है कि उसके ऑनर जो एक थे हमारे, जो आजकल कैंसर से जूझ रहे हैं, वो कैंसर उनको हो गया। और जो असल ऑनर थे नासिर लूथा साहब, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं थे, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था और आबाद जो है फ्रंट फुट पे थी। लेकिन अगर कोई जो ऑनर है वो अगर हमारे साथ नहीं खड़ा होना चाहता तो आबाद कहाँ था? आज नस्ला का ऑनर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, रात को 3 बजे के साथ हमारी तमाम मीटिंगों में था। उसका भी एक भाई जो है वो, उसको भी जो है वो कैंसर हुआ है, वो भी, उसको भी हार्ट अटैक परसों हुआ है। तो ये चीजें देखिए, इतना बड़ा बर्डन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता फैसल भाई। ये बर्डन है बहुत बड़ा लगेज। ये कौन इस लगेज को संभालेगा, कौन इस लगेज को लेकर जाएगा? कोई एक आज 1 करोड़ रुपए की अगर बुक उसने फ्लैट लिया है क्लाइंट ने, आज 5 साल हो गए, तो आज उसकी प्रॉपर्टी भी 3 करोड़ रुपए की हो गई जो पिछले
कुछ दिनों में जो प्राइस सही बात बढ़ी है, है, सही बात तो है। कौन इस लगे इसको मैं आर्य bear जीवा साहब करेगा? आपकी तरफ आता हूँ। अब्दुल करीम आडिया साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आबाद के रहनुमा हैं। आडिया साहब, ये तोड़ फोड़ वाला मामला कितना बर्दाश्त किया जा सकता है कराची में? आडिया साहब आपको आवाज आ रही है? अब्दुल करीम साहब आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रही है उनको। फैसल साहब, जी 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 कहिए। फैसल देखें, आप जो ये कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ का जो मामला है ये किसी तौर पे भी जो है ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। फयाज इलियास बात कर रहा हूँ मैं, जी जी जैसे जी वो please। अभी लाइन पे, लेकिन जी, किसी तौर पे भी ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। देखें, ये गरीब अवाम का ये नुकसान है, और अगर कहीं पे कहीं खामियां हैं तो उन सारी चीजों के लिए देखें, एक गलती की सजा जो है, हर गलती या किसी गलती की सजा फांसी नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि अगर छोटी गलती हुई है तो आप उसको भी फांसी की सजा दें जिसने कत्ल किया। यहाँ पे अगर जो डेलिब्रेशन या इंटेंशनल कोई गलती अगर है तो वो नहीं है ऐसी। तमाम कॉर्डल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, और आपको पता होगा कि खास तौर पे जो आबाद में वही लोग मेंबर्स बनते हैं या बनाए जाते हैं जो लेजिटिमेट तरीके से जो काम करते हैं, टैक्स पेयर होता है। और इस जो आपका जो टैक्स आपके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उनका बहुत बड़ा इनका इसके अंदर पार्टिसिपेशन है। आज उन्हीं लोगों को उठा के जो है इस शहर से दरबदर करने की बातें की जा रही है। मैं आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं आडिया साहब का भी इनपुट ले लूं। मैं आडिया साहब, हाँ नहीं आपकी बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आडिया साहब आपका क्या इनपुट है इस मामले में? अस्सलामुअलैकुम फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सर, मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा जो आपने जिक्र किया कि ये इलेजिटिमेट काम हो रहा है। मेरे हिसाब से ये जो ओनर थे, ये 5th ओनर थे प्लॉट के। पहली बात तो ये इन्होंने अलॉटमेंट अपने नाम पे नहीं कराई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आबाद की मेंबरशिप नहीं ली, या सारे जो आपके 18 एनओसीज होती हैं या 19 एनओसीज होती हैं वो नहीं ली। सारी चीजें उन्होंने पे ऑफ की है, लेजिटिमेट पैसे भरे। 5th ओनर जो जमीन का 5th ओनर है उसने सारे नक्शे अप्रूव कराए, उसकी जो लेजिटिमेट पैसे भरने थे वो सारे पैसे भरे, और उसके बाद उन्होंने अपने नक्शे पास कराए, और उसके बाद पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। क्या बिल्डिंग ऐसी थी कि जो किसी को नजर नहीं आ रही थी? मेन रोड पर वो बन रही है पूरी बिल्डिंग, उस पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आम आदमी है वो इन्वेस्ट कर रहा है। हम अपने आप को एज ए बिल्डर कहते हैं, हम भी आम आदमी है इस शहर के। और उसके बाद हम इतनी महंगी महंगी जमीनें खरीदने के बाद अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद लोगों को लेजिटिमेट घर देने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे कि एकदम से इलीगल है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमें बता दिया जाए कि हमने किसे। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास नदीम साहब बिल्कुल अब चंद सेकंड्स रह गए। मैं चाहता हूं कि चीफ ऑफ पाकिस्तान से अदब के साथ, आजिज़ी के साथ क्या रिक्वेस्ट की जाए कि ये मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार के अंदर रहे हैं। आबाद के मुख्तलिफ प्रेजिडेंट्स को मैंने, सबका एक ही पॉइंट है, कभी आडिया साहब रहे हैं, कभी जीवा साहब रहे हैं, अभी फयाज साहब रहे हैं, सबकी एक ही बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बसत एहतराम हम यही कह सकते हैं कि इतना लोगों का इनपुट आ गया, तमाम स्टेक होल्डर एक ही बात कह रहे हैं कि जी वन साइडेड बात नहीं सुनी गई। इसमें क्या हर्ज है कि अगर उनकी ही बात को आगे बढ़ा दें? वो भी तो कराची की बेहतरी चाहते हैं ना। अगर वो कराची की बेहतरी चाहते हैं तो कराची के बेहतरीन मफाद में, मुल्क के बेहतरीन मफाद में वो खुद इस चीज़ से हट जाएं। जब आपके ऊपर कोई अदम एतमाद आ जाए, हमारे हाई कोर्ट के अंदर भी अगर कोई लॉयर को ये बात कह देता है कि सर मैं आप, तो जज उसको नोट बिफोर कर देता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। फैसले के बाद नहीं, फैसला तो हो गया, लेकिन अब जब फैसले को लोगों को नुकसान हो रहा है, अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू सरकार ले चुकी है, इसमें आम आदमी का क्या कसूर है? नहीं, आप कह रहे हैं कि इससे हट जाएं। हट ना जाएं। इस पूरे जजमेंट जो आप कराची को बचाना चाहते हैं, कराची के नाम का बनना चाहिए सेटलमेंट कमीशन। मेरा पहले भी ओपिनियन था फैसल भाई आपसे, कराची को बचाना है तो कराची बचाने के लिए एक सेटलमेंट कमीशन बनना चाहिए, और इसके 2 रास्ते होने चाहिए। एक तो ये बेंच जो अभी आपको जो राय दी गई है कि पूरा एक बेंच बनना चाहिए 9 रुकनी, जो कराची को बचाए। हम आपके किसी ऑर्डर के खिलाफ ये बेंच का मुतालबा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं, हमारे लाखों लोग मुतमईन नहीं हैं। आप उनको मुतमईन करें, अगर उनसे कोई अनलॉफुल एक्ट हुआ है तो आप उनको जुर्माना करें, और या फिर एक मुल्क के अंदर 5 निज़ाम ना चलाएं। एक तरफ आप एनओसीज देते हैं, आप उनको कोई सजा नहीं दे रहे, एक तरफ आप डीजी को ABC को भी कुछ
नहीं दे रहे, लेकिन ये कोई बहुत कानून बहुत की- शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये थी कि तमाम के मुख्तलिफ अदवार के जो सदूर हैं उनसे बात की जाए। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हुई है, मैसेज बहुत क्लियर कट है, कराची में बहुत बड़ा बहरान खड़ा हुआ है। चीज़ वैसे पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ लोग इल्तिजा कर रहे हैं, इसके ऊपर दोबारा कुछ रिव्यू किया जाए, मौका दिया जाए। और जो नदीम शेख साहब ने एक तजवीज़ दी है कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए, मुझे नहीं मालूम कि अमली तौर पर ये कितना पॉसिबल है, लेकिन कानूनी तौर पर वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।